हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल द फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिशन अफेयर्स। आप सभी को स्वागत है आज की सेशन में। सबसे पहले तो विश यू ऑल अ वेरी फैंटास्टिक न्यू ईयर। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी को पता है, हम एक नए साल में एंटर कर चुके हैं 2024 में। तो इस साल की शुरुआत सभी को एक रेजोल्यूशंस लेने चाहिए, अच्छे अच्छे गोल सेट करने चाहिए कि इस साल क्या क्या काम करने हो, चाहे वो मैं हूँ या आप हो। और आशा करते हैं कि जो भी गोल्स हमने सेट किए हैं, आपने सेट किए हैं, उनमें ईश्वर हमें शक्ति दे कि हम उन पर निरंतर काम कर पाएं और उनको सफल बना पाए। ठीक है, तो इसी से शुरुआत करते हैं। वैसे तो मेरा मन नहीं था कि नए साल पे कुछ पुराना दिया जाए पिछले साल का, क्योंकि ये दिसंबर का पार्ट टू है। जो क्वेश्चंस बाकी रह गए थे 2023 के दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स के, उनको आज हम कवर करने वाले हैं। बट फिर मैंने सोचा कि देना भी ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस जो थे वो इम्पोर्टेंट थे। इसलिए इसको कवर करके फिर उसके बाद जनवरी की हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज पहले यहाँ तक हम कवर कर चुके थे क्वेश्चंस, तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कवर हो चुका था। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन नेक्स्ट क्वेश्चन से। ये कुछ और इंपॉर्टेंट डेज हैं और येलो हाईलाइटेड में इनकी थीम्स है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना चाहो नोट कर लो। 16 दिसंबर हमने भी पढ़ ही लिया, विजय दिवस। 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। थीम क्या है? प्रमोटिंग सेफ माइग्रेशन। 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा लिबरेशन डे। गोवा को भी मुक्त कराया गया या फिर फ्री कराया गया, किससे? पोर्टुगीज रूल से। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गोवा पर किसका कब्जा था या गोवा पे कौन शासन करता था। तो गोवा पहले एक पोर्टुगीज कॉलोनी थी और ये फ्री हुई है 1961 में। इस सन को भी याद रखना है। ठीक, 19 दिसंबर गोवा फ्री हुआ पोर्टुगीज रूल से। 22 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे और थीम क्या है? मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। ये याद रखना है, नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है ये मनाया जाता है किसकी जयंती मनाते हुए? ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एस रामानुजन जी, एक जाने माने रिनाउंड मैथमेटिशियन। श्रीनिवासा रामानुजन जी की बर्थ एनिवर्सरी या जयंती मनाते हुए हम मनाते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे। थीम क्या है? मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। 22 दिसंबर याद रखना है डेट। 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम क्या है? डिलीवरिंग स्मार्ट सॉल्यूशंस फॉर सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस। कीवर्ड याद रखना, इतनी बड़ी बड़ी थीम्स पूरी तो नहीं याद रख सकते हैं, लेकिन कीवर्ड याद रखना, जैसे स्मार्ट सॉल्यूशंस हैं और रेजिलियंस, ये दो कीवर्ड याद रख लिए तो कभी भी एग्जाम में आएगा तो क्लिक हो जाएगा। ठीक, ये भी याद रखना है जो किसान दिवस है ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है या किसकी जयंती मनाते हुए मनाया जाता है? तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, फॉर्मर पीएम चौधरी चरण सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी पर। ये भी याद रखना है, ये जो किसान दिवस है ये किसकी जयंती मनाते हुए मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी या फिर जयंती मनाते हुए। 24 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। थीम क्या है? एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। और 25 दिसंबर को मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी पर। ठीक है, 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो पूछे जा चुके हैं। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना चाहो लिख लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी द चीफ गेस्ट एट 2024 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। निम्नलिखित में से कौन 2024 गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होगा? तो 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे आने ही वाला है, तो हर बार की तरह इस बार कौन होने वाला है चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि हमारे रिपब्लिक डे पर? तो इस बार जो चीफ गेस्ट होने वाले हैं वो हैं, इस कंट्री को बिलोंग करते हैं जिसका ये फ्लैग है, और ये फ्लैग है फ्रांस का। ठीक, और फ्रांस के प्रेसिडेंट
होने वाले हैं चीफ गेस्ट हमारे 2024 के रिपब्लिक डे पर। ऑप्शन देकर बताओ फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है इनमें से। इसेक हर्जोग है, एलिजाबेथ बॉन्ड है, इमैनुअल मैक्रन है, सर्जियो मैट्रेला है। तो इमैनुअल मैक्रन इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट है और यही होंगे मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट होंगे कहां पर, रिपब्लिक डे पर। ठीक है, और जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है ये कहां पर होता है, इस तरह से ये जो परेड होती है कहां पर होती है, ये होती है कर्तव्य पथ पर। इसको भी याद रखना है क्योंकि ये जो कर्तव्य पथ है, ठीक, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, राजपथ नाम से जाना जाता था, किंग्स वे के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और भारत सरकार ने इसको 2022 में रीनेम किया राजपथ को, और क्या नया नाम रख दिया, कर्तव्य पथ रख दिया। ठीक है, अभी हाल ही में इसकी रीनेमिंग हुई थी, इसलिए याद रखना है 2022 में जो राजपथ था वो क्या बन गया है, कर्तव्य पथ बन गया है, जहां पर 2024 रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन होगा, या फिर रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन जहां होता है ना। अच्छा, ऑप्शंस देखो यहाँ पे, हो सकता है ये याद रखना है कि राष्ट्रपति होने वाले हैं चीफ गेस्ट, प्राइम मिनिस्टर में कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे एलिजाबेथ बॉन्ड जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रांस के। ठीक है, तो इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, एलिजाबेथ बॉन्ड में और इमैनुअल मैक्रन में। अच्छा, इसेक हर्जोग कहाँ के प्रेसिडेंट हैं या पीएम है, तो ये इजराइल के प्रेसिडेंट हैं, इसेक हर्जोग, आई फॉर इजराइल और आई फॉर इसेक। ठीक, और इजराइल के पीएम कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। सर्जियो मैट्रेला की बात करें तो ये इटली के प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है एलिजाबेथ बॉन्ड में और इमैनुअल मैक्रन में, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में। प्रेसिडेंट होने वाले हैं चीफ गेस्ट। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विद मजगांव डॉक लिमिटेड। हाल ही में किस राज्य ने मजगांव डॉक लिमिटेड के सहयोग से भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया है। तो भारत का पहला इस तरह का पर्यटन है जो कि पनडुब्बी में होगा। ठीक है, या फिर पनडुब्बी में बैठकर हम पर्यटन करेंगे। तो भारत में पहला इस तरह का टूरिज्म है, इसलिए इंपॉर्टेंट है बताना है किस स्टेट ने लॉन्च किया है। कुछ इस तरह का नजारा होगा। अब हम पानी के भीतर जो है पर्यटन करेंगे, पानी के भीतर जो चीजें हैं उनको एक्सप्लोर कर पाएंगे, उनका नजारा लेंगे। ठीक है, और इस तरह का जो पर्यटन है ये लॉन्च किया है गुजरात गवर्नमेंट ने इन कोलैबोरेशन विद, ये भी पूछा सकता है, मजगांव डॉक लिमिटेड। ठीक, ये जो मजगांव डॉक लिमिटेड है ये मुंबई बेस्ड एक सरकारी कंपनी है। ठीक है, और शिप्स बनाने का, पनडुब्बी बनाने का, सबमरीन्स बनाने का काम करती है ये कंपनी। ठीक है, जिसका नाम है मजगांव डॉक लिमिटेड। कहाँ की हेडक्वार्टर, मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका। ठीक, तो गुजरात में ये टूरिज्म स्टार्ट होगा और इसकी शुरुआत होगी बेत द्वारका आइलैंड से। ये भी याद रखना है, इस आइलैंड का नाम याद रखना है। ठीक, गुजरात, गुजरात के सीएम कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल जी हैं, याद रखना है। और गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत है। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द न्यू चीफ ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन भारतीय कुश्ती संघ के नए प्रमुख बने हैं। तो ये मामला भी काफी चर्चा में रहा और नए इलेक्शंस हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ के लिए या फिर अध्यक्ष के लिए, अध्यक्ष पद के लिए। तो जो नए चीफ बने हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वो हैं संजय सिंह जी। ब्रिजभूषण जी पहले थे। ठीक, और इनको लेकर काफी चीजें कंट्रोवर्शियल रही अभी बीते दिनों में। ठीक है, तो नए चुनाव कराए गए और संजय सिंह बने नए चीफ। लेकिन एक चीज और याद रखनी है कि इसके बाद भी जो हमारे रेसलर्स हैं, जो हमारे नेशनल रेसलर्स हैं, जो पहलवान हैं, वो कुछ नाखुश हुए इस चुनाव से भी। ठीक है, उनको नहीं पसंद आया कि संजय सिंह जी चीफ बने हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, और इसी के चलते एक नाम याद रखना है, साक्षी मलिक जी का। साक्षी मलिक जी रेसलर हैं जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर दिया। ठीक है, इस चुनाव के बाद जब उनको पता चला कि जो नए चीफ बने हैं वो संजय सिंह जी बने हैं, इससे वो नाखुश हैं और इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ठीक है, ये नाम भी याद रखना है, साक्षी मलिक। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि भी हाल ही में
किस रेसलर ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया इस इलेक्शन के बाद। ठीक है, ठीक है। और जैसे कि विनेश फोगाट है, उन्होंने भी अपने नेशनल प्राइज वापस कर दिए। ठीक, बजरंग पुनिया जी ने भी अपना पद्मश्री वापस कर दिया। तो ये मामला कंट्रोवर्शियल है थोड़ा सा, इसलिए पूछा जा सकता है। और जो संजय सिंह है, इनको भी इलेक्शन के बाद ही ये सब जो चीजें हुई हैं, दबाव बनाया गया, जो इस तरह से जो एक्टिविटीज हुई हैं रेसलर्स द्वारा, तो इनको भी सस्पेंशन पे रख दिया गया है, संजय सिंह जी को भी। ठीक है, तो संजय सिंह याद रखना है, न्यू चीफ ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। Which among the following was named as word of the year 2023 by Oxford Dictionary? निम्नलिखित में से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2023 के शब्द के रूप में नामित किया गया था, किसे नामित किया गया था, यहां होना चाहिए। ठीक, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ड ऑफ द ईयर पूछे जाते हैं अलग अलग डिक्शनरीज के, हर डिक्शनरी अपना एक वर्ड ऑफ द ईयर रखती है। जैसे 2023 का जो वर्ड ऑफ द ईयर पूछा गया है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसको रखा है? अभी हमने पिछले वाले सेशंस में मरियम वेबस्टर का पढ़ा था, कॉलिंस डिक्शनरी का पढ़ा था। अब पूछा गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का। ऑप्शन देखो, अगर आपने पिछले वाले सेशंस देखे हैं तो आपको ये पता होगा कि जो एआई था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर है 2023 के लिए। और जो ऑथेंटिक है, ये मरियम वेबस्टर जो डिक्शनरी है उसका वर्ड ऑफ द ईयर है। और हेलुगनेट जो है, ये याद रखना है, ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी का है। ठीक, और बचता क्या है? रिज, ये है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का। ठीक, यही है आंसर। याद रखना है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के लिए क्या है? रिज है। और बाकी अगर देखोगे तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का क्या है? हेलिग्नेट है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कॉलिंस का। ऑथेंटिक है मरियम वेबस्टर का। इनकी मीनिंग की बात की जाए, रिज का मतलब होता है किसी को लुभाना, किसी को अट्रैक्ट करना। ठीक, बाय ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। हेलुग्नेट का मतलब क्या होता है? मरीज का, कोई ऐसी चीज दिखना जो असल में ना हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ऑथेंटिक का मतलब होता है रियल। ठीक, मरियम वेबस्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है वर्ड ऑफ द ईयर बाय डिफरेंट डिक्शनरीज। Which among the following won रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2023? तो निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज ये जो है 2023 का जीता है, ये इस तरह से इनको सम्मानित किया गया। ये है विजेता और इनका नाम है सुकृता पॉल कुमार। ठीक, और ये एक पोएट है, इनको जो पोएट्री है सॉल्ट एंड पेपर, इनकी एक कलेक्शन है पोएट्री का, सॉल्ट एंड पेपर, याद रखना है। इसके लिए इनको रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज से सम्मानित किया गया है, सुकृता पॉल कुमार। और इनका ये भी याद रखना है, किस चीज के लिए? सॉल्ट एंड पेपर पोएट्री कंपाइलेशन के लिए इनको ये दिया गया है, सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग एयरपोर्ट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स? निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक के रूप में मान्यता दी गई थी? ठीक है, तो हमारे भारत का ही एयरपोर्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक में वो शामिल है। ठीक है, और ये जो मतलब ये जो पहचान दी गई है, ये किसके द्वारा दी गई है? प्रिक्स वर्साइल द्वारा। यूनेस्को के अंतर्गत आता है ये, जो इस तरह के सर्वे या फिर रिकॉग्निशंस देता है। ठीक, देता है प्रिक्स वर्साइल्स अंडर यूनेस्को। तो इस लिस्ट में जो हमारे भारत का एयरपोर्ट जो जगह बना पाया है, ऑप्शन देखो, वो है बेंगलोर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ऑप्शंस में देखो कौन है। बेंगलुरु एयरपोर्ट कौन सा है? केम्पेगौड़ा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये कहां पर है? बेंगलुरु में है। और यही इस लिस्ट में जगह बना पाया है वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स में। किस कैटेगरी में? इंटीरियर्स की कैटेगरी में।
ठीक, ये इस तरह से देख रहे हो, कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ से आपको देखने में ही लग रहा होगा कितना अच्छा डिजाइन और ये सब बाकी कितना अच्छा डेकोरेटेड है, मतलब ठीक है। तो इस वजह से केम्पेगौड़ा इज द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स, मतलब उनमें से एक है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। Who among the following was named CMD of the year 2023 at 13th PSC Excellence Awards? निम्नलिखित में से किसे 13वीं पीएससी उत्कृष्टता पुरस्कारों में सीएमडी ऑफ द ईयर नामित किया गया था? सीएमडी ऑफ द ईयर 2023। तो हिंट के लिए यहां पर दे रखा है इरेदा, और ये है उनकी तस्वीर जो कि बने हैं सीएमडी ऑफ द ईयर। तो इरेदा के सीएमडी जो हैं, अगर आपको पता हो कौन है, वही बने हैं सीएमडी ऑफ द ईयर, और इरेदा के सीएमडी हैं प्रदीप कुमार दास जी, ठीक। इरेदा क्या है, बताओ भाई, इरेदा क्या है? तो इरेदा है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, ठीक, जिसके सीएमडी कौन है? प्रदीप कुमार दास जी, जिनको सीएमडी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, ठीक, हाल ही में। कहां पर? 13th पीएससी एक्सीलेंस अवार्ड्स में। आगे बढ़ा जाए। प्रदीप कुमार दास हैं सीएमडी ऑफ द ईयर 2023। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेम्ड मेंस एफआईएच प्लेयर ऑफ द ईयर 2023? तो निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 का पुरुष एफआईएच खिलाड़ी नामित किया गया था? तो बताओ भाई, कौन बन चुका है प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के लिए? किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? यह टाइटल दिया गया है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा, एफआईएच द्वारा। मेंस कैटेगरी में पूछा गया है प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के लिए। ऑप्शंस देखो, और ये है इनकी तस्वीर जो कि है प्लेयर ऑफ द ईयर, और ये है हार्दिक सिंह जी, ठीक है। हरमनप्रीत सिंह जी इस बार जगह नहीं बना पाए हैं, पिछले 2 वर्षों से यही बन रहे थे प्लेयर ऑफ द ईयर एफआईएच के मेंस कैटेगरी में। और ये है हमारी इंडियन टीम के कैप्टन भी, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना। लेकिन इस बार ये टाइटल नहीं ले पाए हैं। इस बार 2023 का जो प्लेयर ऑफ द ईयर का टाइटल गया है वो हार्दिक सिंह जी ने बनाया है, जगह बनाई है, ठीक है। तो याद रखना है हार्दिक सिंह। तो ये तो थी मेन कैटेगरी की बात। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विमेन कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द ईयर कौन रहा है, ठीक है, बाय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो विमेन कैटेगरी में ये है इनकी तस्वीर, और ये है जैन डी वर्ड, इनका नाम भी याद रखना है, और ये नीदरलैंड्स को बिलोंग करती हैं, ठीक। और ये रही हैं दो प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के लिए विमेन कैटेगरी में, ठीक है। एक तस्वीर और देख पा रहे होगे यहाँ पर, ये है सविता पुनिया जी, इनका भी नाम याद रखना है। ये है गोल कीपर ऑफ द ईयर, ठीक है। गोल कीपर ऑफ द ईयर है ये सविता पुनिया जी, इनका भी नाम याद रखना है, बाय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है। तो तीनों नाम याद रखने हैं, प्लेयर ऑफ द ईयर है 2023 के लिए। एफआईएच की बात करें, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लाउसन, स्विट्जरलैंड में है, कई बार हम पढ़ चुके हैं। और इसके जो चीफ हैं वो कौन है? थियरी बिल है, ठीक है। तो इतनी चीजें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। Who among the following was appointed as the Chief of Central Industrial Security for CISF in December 2023? निम्नलिखित में से किसे CISF के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था अभी हाल ही में दिसंबर 2023? तो CISF के नए प्रमुख बनाए गए अभी हाल ही में। CISF क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, जो हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है उनमें से एक है CISF। और इसकी नई चीफ बनी है या बनाए गए हैं कौन, ये बताना है। ऑप्शंस देखोगे, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, आगे बताते हैं। तो नीना सिंह जी जो हैं बन चुकी हैं नई प्रमुख किसकी? CISF की। और इंपॉर्टेंट इससे भी ज्यादा क्या है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि CISF की जो चीफ है वो कोई महिला बनी है। तो नीना सिंह जी पहली महिला चीफ हैं CISF की अभी तक की, ठीक है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना नीना सिंह जी, ठीक। इनके साथ साथ 2 नाम और याद रखने हैं आपको, इनका भी अपॉइंटमेंट दिसंबर 2023 में ही हुआ है। एक अनीश दयाल जी का हुआ है,
ये चीफ बन चुके हैं सीआरपीएफ के। सीआरपीएफ क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। सीआरपीएफ के भी नए चीफ कौन बन चुके हैं? अनीश दयाल। और एक नाम और याद रखना है, राहुल रसगोत्रा जी का, ये बन चुके हैं आईटीबीपी के। आईटीबीपी क्या है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसके जो नए चीफ बना दिए गए हैं, कौन बना दिए गए हैं? राहुल रसगोत्रा। तो अनीश दयाल सीआरपीएफ, नीना सिंह जी सीआईएसएफ, और राहुल रसगोत्रा आईटीबीपी। याद रखने हैं तीनों नाम, ठीक है। और किसके चीफ अपॉइंट किए गए ये भी। इन तीनों के अपॉइंटमेंट दिसंबर 2023 में ही हुए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हु वाज कन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ मैन ऑफ द ईयर 2023 बाय यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी द्वारा मैन ऑफ द ईयर 2023 के खिताब से किसे सम्मानित किया गया था? तो कौन सम्मानित किया गया है मैन ऑफ द ईयर 2023 से? किसके द्वारा? अमित शाह जी द्वारा। कौन है ये? यूनियन होम मिनिस्टर है, और इनके पास एक और मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का, ठीक है। तो कुछ इस तरह से सम्मानित किया गया। ये है मैन ऑफ द ईयर 2023 के लिए, और इनका नाम है एलपी हेमनाथ के श्री निवास सालू, ठीक है। याद रखना है एलपी हेमनाथ, मैन ऑफ द ईयर 2023। रिसेंटली यूएन डिक्लेयर्ड विच ईयर एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के ने किसे वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय कैमलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो क्वेश्चन ये है कि यूनाइटेड नेशंस ने कौन से वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स के रूप में बना दिया है, फिर घोषित कर दिया है। तो कैमलेट्स क्या है पहले तो ये बताओ, अगर नहीं पता है। कैमल तो जानते होगे, तो जो ऊंट है, ऊंटों के लिए जो वर्ष डेडिकेट किया गया है, जो बनाया गया है, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस द्वारा। वो कौन सा है? 2024 है, मतलब जो अभी ये जो साल अब हम स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो जो 2024 है, ये होने वाला है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स का, ठीक है। अब किस लिए बनाया गया है? तो कैसे जो ऊंट है हमारे लिए कैसे जीवन उपयोगी हैं, कैसे जो मानव प्रजाति है उसके लिए कैसे उपयोगी है, इसको मतलब रिकॉग्निशन देते हुए इस ईयर को घोषणा की गई ऐसी। तो जो कैमल्स हैं, जो ऊंट हैं, जिनको हम बोलते हैं शिप ऑफ डेजर्ट भी, ठीक है, रेगिस्तान के जहाज के रूप में भी जानते हैं। और कैसे हमारे लिए और उपयोगी हैं ये, मतलब उनको मिल्क भी प्रोवाइड करते हैं, वूल भी प्रोवाइड करते हैं, मीट भी प्रोवाइड करते हैं, और फर्टिलाइजर्स भी बन जाता है इनके वेस्ट से। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो कई सारे यूज हैं इनके, और इनको ये वर्ष डेडिकेट कर दिया गया, ठीक है, बाय यूएन 2024। रिसेंटली पीएम मोदी इनॉग्रेटेड शिवाजी महाराज स्टैचू एट राजकोट फोर्ट इन विच स्टेट। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य के राजकोट किले में शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की एक प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है किस फोर्ट में? नाम याद रखना है, राजकोट फोर्ट में। किसके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया? पीएम मोदी जी द्वारा किया गया है। कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। और ये फोर्ट कहां पर है ये बताना है, किस राज्य में। तो जो राजकोट फोर्ट है ये है महाराष्ट्र में, जहां पर ये प्रतिमा लगाई गई छत्रपति शिवाजी की, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वन द शस्त्र रामानुजन अवार्ड 2023। निम्नलिखित में से किसने 2023 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार जीता है? तो ये जो रामानुजन प्राइज है, किसके द्वारा? शस्त्र के द्वारा। एक एकेडमी है ये। 2023 के लिए रामानुजन प्राइज किसको या फिर अवार्ड किसको सम्मानित किया गया, इससे ये बताना है। शस्त्र की अगर बात करें तो शस्त्र का मतलब है षणमुख आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च एकेडमी, ये है शस्त्र का मतलब। तो जो एकेडमी है इसने रामानुजन अवार्ड दिया है 2023 के लिए किसको? ऑप्शंस देखो, तो रुई जैंग जैंग है 2023 के लिए विजेता इस अवार्ड के, याद रखना है। इनके साथ एक नाम और याद रखना है, युन किंग टैंग का। दोनों ही नाम काफी कंफ्यूजिंग है, इसलिए रट लेना किसी भी तरीके, ठीक है। इनको 2022 के लिए सम्मानित किया गया शस्त्र रामानुजन अवार्ड से। तो दोनों ही नाम याद रखने हैं, 2023 के लिए रुइजैंग को और 2022 के लिए युन किंग को।
ठीक है। अगर इस अवार्ड की बात करें, इसका कैश प्राइस कितना मिलता है या फिर कैश रिवॉर्ड कितना है, 10,000 यूएस डॉलर्स है। ठीक, तो ये दो नाम याद रखने हैं। ठीक, 2023 पूछा जाए तो रुइजेंग, 2022 के लिए पूछा जाए तो युंग किंग। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली a statue of renowned poet थिरुवल्लुवर was unveiled in France and he belongs to which state in India? तो हाल ही में फ्रांस में प्रसिद्ध कवि थिरुवल्लुवर की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया था और वह भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो थिरुवल्लुवर जी की एक प्रतिमा लगाई गई है कुछ इस तरह से फ्रांस में। ये एक फिलोसफर है, फिलोसफर थे मतलब। ठीक, फ्रांस में इनकी प्रतिमा लगाई गई है। किस राज्य को ये बिलोंग करते हैं ये बताना है। तो ये बिलोंग करते हैं टी फॉर थिरुवल्लुवर एंड टी फॉर तमिलनाडु। ठीक है, फ्रांस में इनकी प्रतिमा लगाई गई है, यहां पर आप देख पा रहे होगे कुछ इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। Which among the following becomes first Indian airlines to carry 100 million passengers in a single year? तो निम्नलिखित में से कौन एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है? तो भारत की पहली ऐसी एयरलाइन है जिसने एक वर्ष में कितने पैसेंजर्स कैरी किए हैं या फिर ये नंबर पूरा किया है 100 मिलियन पैसेंजर्स का। ये है उस एयरलाइंस का लोगो, सभी लोग जानते होंगे लगभग। ये है इंडिगो एयरलाइंस का लोगो। ठीक है, भारत की पहली ऐसी एयरलाइंस है जिसने 100 मिलियन पैसेंजर्स एक सिंगल ईयर में ले गई है, ठीक है, कैरी की है। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली इंडियन रेलवेज लॉन्च्ड एआई बेस्ड एलिफेंट प्रोटेक्शन सिस्टम व्हिच इज नेम्ड एज। तो अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने एआई आधारित हाथी संरक्षण प्रणाली शुरू की है, जिसे क्या नाम दिया गया है ये बताना है। तो भारतीय रेलवे द्वारा एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके एक प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया गया है। ठीक, एलिफेंट प्रोटेक्शन सिस्टम है, इसका नाम बताना है क्या रखा गया है। तो हम कई बार सुनते हैं या ऐसे केसेस आते हैं कि एलिफेंट एक्सीडेंट के आते हैं कि ट्रेन से एलिफेंट्स का एक्सीडेंट हो गया, और कई बार सुनते हैं कि एलिफेंट्स जो है खत्म भी हो गए, डेथ हो गई। तो इस चीज से बचने के लिए या इस चीज को रोकने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, उसका नाम बताना है आपको। क्या रखा है भारतीय रेलवे ने, इसका नाम एआई की मदद से ये बनाया गया है मतलब ये जो प्रोटेक्शन सिस्टम है। गजेंद्र है, गज एआई है, गजराज है, गजा है। तो गजराज प्रोटेक्शन सिस्टम है नाम। ठीक है, इंडियन रेलवेज द्वारा। इंडियन रेलवेज की बात करें, कौन है यूनियन मिनिस्टर? अश्विनी वैष्णव जी। ठीक है, और जो प्रोटेक्शन सिस्टम है गजराज नाम का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो भी लोको पायलट्स होंगे उनको ये इंफॉर्मेशन पहले ही मिल जाएगी कि ट्रैक पे कोई एलिफेंट है। ठीक है, तो उस तरह से पहले ही उसको मैनेज कर लेंगे। ठीक है, और जो भी एक्सीडेंट्स हैं उनको बचाया जा सकेगा। और ये इसकी शुरुआत मतलब ऐसे एरिया से ज्यादा होगी जहां पर जंगल वाला एरिया है, जहां पर इस तरह के केसेस ज्यादा होंगे। असम का एरिया हो गया, वेस्ट बंगाल का हो गया, जहाँ पे एलिफेंट एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, ट्रेन से, तो वहां से इसकी शुरुआत की जाएगी। गजराज नाम याद है, याद रखना। ठीक है, नाम याद रखना तो ठीक। Who became the first Indian to be appointed as governing board member of ITTF फाउंडेशन? तो जो ITTF फाउंडेशन है, पहली भारतीय इसकी गवर्निंग बोर्ड की मेंबर सदस्य बनी है। ठीक, फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, फेडरेशन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ITTF क्या है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फाउंडेशन है। ठीक, या फिर फेडरेशन फाउंडेशन। तो बताना है आपको कौन पहली भारतीय हैं जो इस गवर्निंग बोर्ड की मेंबर बनी है या फिर इसके गवर्निंग बोर्ड की मेंबर बनी है। ये हैं जो बन चुकी हैं सदस्य, और इनका नाम है बीता दानी जी। ठीक है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का जो फाउंडेशन है उसकी ये मेंबर बनी है, गवर्निंग बोर्ड मेंबर या फिर सदस्य बनी है। ठीक है,
पहली भारतीय है इसलिए इंपॉर्टेंट है। वीता दानी नाम याद रखना। विच कंट्री क्लेम्स द 12th एडिशन ऑफ एडमिरल्स कप 2023 एट इंडियन नेवल एकेडमी? किस देश ने भारतीय नौसेना अकादमी में एडमिरल कप 2023 का 12वां संस्करण जीता है? तो जो एडमिरल कप है, ठीक, इंडियन नेवल एकेडमी में ये इवेंट हुआ था। बताना है किसने जीता है, किस देश ने इसको जीता है। ये जो इवेंट है एडमिरल कप का, इस तरह से कुछ यॉट रेसिंग होती है, जो याच होता है, यॉट बोल दो या फिर ये याच, ठीक, याच रेसिंग होती है इसमें कुछ इस तरह से। बताना है कौन सा देश विजेता रहा है इसमें। जो विजेता देश है ये है उसका फ्लैग, और ये कहाँ का फ्लैग है, ये है इटली का फ्लैग, ठीक है, जो इस कप को जीता है। 12वां संस्करण था, इंडियन नेवल एकेडमी में हुआ था। ठीक, कहां पर है ये इंडियन नेवल एकेडमी? केरला में है, ये भी याद रखना है। इटली है विजेता इस बोट रेसिंग में, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, इटली है विजेता, याद रखना है। रिसेंटली विच सिटी मेड गिनीज रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट तबला एंसेंबल ड्यूरिंग तानसेन फेस्टिवल? तो हाल ही में किस शहर ने तानसेन महोत्सव के दौरान सबसे बड़े तबला पहनावे के लिए गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो बताओ भाई, भारत ने एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है, ठीक, किस चीज के लिए? लार्जेस्ट तबला एंसेंबल, ठीक, मतलब तबला वादक जो भी हैं इकट्ठा हुए और उन्होंने कुछ इस तरह से इतनी ज्यादा संख्या में परफॉर्म किया इकट्ठा हुआ, ठीक है। कहाँ पे ये इवेंट हुआ था तानसेन फेस्टिवल, जहां पर, या फिर किस सिटी ने ये रिकॉर्ड बनाया, या फिर कहाँ पे ये रिकॉर्ड बनाया है भारत ने, ठीक है। तो ये तानसेन फेस्टिवल हुआ था मध्य प्रदेश में, ठीक, मध्य प्रदेश में भी किस सिटी में? यहाँ पे देखो ऑप्शंस, तो दो सिटी दिख रहे हैं हमें मध्य प्रदेश के, एक तो ग्वालियर है, एक तो भोपाल है। लेकिन ग्वालियर ने ये रिकॉर्ड बनाया है, गिनीज रिकॉर्ड, ठीक है। कुछ इस तरह से लगभग 1300 जो तबला प्लेयर्स हैं वो इस तरह से एकत्रित हुए और उन्होंने परफॉर्म की एक्टिविटी, ठीक है। इससे पहले हमने लास्ट वाले सेशन में पढ़ा था कि भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है किस चीज का? रीडिंग एक्टिविटी का भी। एक यूनिवर्सिटी में पुणे की इकट्ठा हुए सब और वहां पे रीडिंग एक्टिविटी परफॉर्म की, ठीक है। और ये है लार्जेस्ट तबला एंसेंबल का ग्वालियर सिटी में, ठीक है। तानसेन फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था ये भी पूछा सकता है, तो मध्य प्रदेश में हुआ था, ग्वालियर में, ठीक। रिसेंटली विच कंट्री कन्फर्ड इसरो विद लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज? हाल ही में किस देश ने इसरो को लीफ एरिक्सन चंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो भारत का जो इसरो है, हमारी जो भारतीय स्पेस एजेंसी है इसरो, उसको लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज से सम्मानित किया गया है। बताना है किस देश द्वारा ये प्राइज दिया गया है इसरो को। तो ये है वो देश जिसने सम्मानित किया है हमारे इसरो को, और ये है आइसलैंड, ठीक है। हमारे इसरो को सम्मानित किया गया है आइसलैंड द्वारा लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज द्वारा। किस लिए? कि हमारा जो चंद्रयान 3 था उसका सफलतापूर्वक जो लैंडिंग हुई हमारी मून पर, सॉफ्ट लैंडिंग हुई, उसके लिए आइसलैंड ने इसरो को सम्मानित किया है इस प्राइज से, लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज। आइसलैंड का है, याद रखना है। रिसेंटली विश्व भारती रिसर्चर्स डिस्कवर्ड अ बैक्टीरिया आफ्टर रविंद्रनाथ टैगोर एंड बैक्टीरिया इज नेम्ड एज? हाल ही में विश्व भारती के शोधकर्ताओं ने रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर एक बैक्टीरिया की खोज की है, और बैक्टीरिया का नाम क्या है ये बताना है। तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है वहां के रिसर्चर्स ने, शोधकर्ताओं ने एक बैक्टीरिया को खोजा है, और उसका नाम किसके ऊपर रखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के ऊपर रखा गया है। ऑप्शंस में से देख के बताओ कि क्या नाम हो सकता है इस बैक्टीरिया का अब, ठीक है। तो पेंटोई टैगोरी, या फिर साइनोबैक्टीरिया, या फिर बैक्टीरोडेट्स, या फिर एक्विफ एक्विफी केल्स टैगोरा। तो यहाँ पे से तो कहीं से मतलब सियानोबैक्टीरिया, ये कहीं से मिल नहीं रहा है नाम कि इनके ऊपर कहीं पे नाम रखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के ऊपर, और ना ही ये बैक्टीरियो डेट से लग रहा है कहीं पे कि इनके ऊपर नाम रखा गया है। ये दो ऑप्शंस लग रहे हैं कि ये दो नाम मिल सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी से, और पेंटोई टैगोरी जो है इस बैक्टीरिया का नाम है, ठीक।
जो कि किसके ऊपर रखा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के ऊपर। ठीक, टैगोर और टैगोरी ये कुछ मिलता जुलता है इस तरह से। ठीक, पेंटोई टैगोरी नाम याद रखना है बैक्टीरिया का जो रखा गया। अब एक बैक्टीरिया जो डिस्कवर किया गया है ये एग्रीकल्चर में मदद करेगा। ठीक, ये कुछ बैक्टीरिया इस तरह से है, बैक्टीरिया कुछ इस तरह का है जो कि ये सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करेगा, एनहांस करेगा, जिससे जो केमिकल फर्टिलाइजर है जो हम मिट्टी में यूज करते हैं एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं रिडक्शन होगा। केमिकल जो फर्टिलाइजर है उनको कम यूज करेंगे अगर ये बैक्टीरिया हम प्रोवाइड करेंगे सॉइल में। ठीक है, तो ये खुद ही मतलब सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करेगा। पेंटोई टैगोरी। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव नेम्ड एम्पलीफाई 2.0। हाल ही में किस मंत्रालय ने एम्पलीफाई 2.0 नामक एक पहल शुरू की है? तो जो पहल है किस नाम से, एम्पलीफाई 2.0, किस मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है ये बताना है। अगर हम इसका फुल फॉर्म जान ले तो हमें पता चल जाएगा, शायद मंत्रालय। ठीक है, असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म फॉर लिवेबल, इंक्लूसिव एंड फ्यूचर रेडी अर्बन इंडिया, ये है इसका फुल फॉर्म, भी याद रखना। ठीक, कभी कभी ऐसे पूछ भी लेते हैं कि एम्पलीफाई में पी का क्या मतलब है। तो पी का मतलब है प्लेटफॉर्म, एल का मतलब क्या है, लिवेबल, आई का मतलब क्या है, इंक्लूसिव, इस तरह से। तो पूरा फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए। ठीक, ये यहाँ पे लिखा है अगर देख पा रहे हो, असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म फॉर लिवेबल, इंक्लूसिव एंड फ्यूचर रेडी अर्बन इंडिया। तो अर्बन इंडिया की बात की गई है, मतलब शहर वाला जो भारत है। ठीक है, अब ऑप्शंस देखो, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंसेज एजुकेशन है, अर्बन अफेयर्स, डिफेंस, तो कहीं ना कहीं ये मैच कर गया है। अर्बन अफेयर्स द्वारा इस एम्पलीफाई 2.0 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और जो मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, इसके यूनियन मिनिस्टर कौन है, हरदीप सिंह पुरी जी हैं। ठीक, केंद्रीय मंत्री हैं किस मंत्रालय के, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, एच फॉर हाउसिंग और एच फॉर हरदीप सिंह पुरी जी। ठीक है, होगा क्या इस इनिशिएटिव से, जो भी सिटीज हैं वो सिटीज को सर्वे किया जाएगा और उनको बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो ये है एम्पलीफाई नाम का इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च माय भारत कैंपेन। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरा भारत अभियान शुरू किया है? ऑप्शंस देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। माय भारत जो कैंपेन है, अगर हम यहाँ पे इसका माय का फुल फॉर्म भी याद रखना है क्या है, और इसके बाद हम आंसर भी शायद जान जाएंगे। माय का मतलब है यहाँ पे मेरा युवा, ठीक, या फिर माय यूथ। तो ये जो कैंपेन है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया होगा, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक, के द्वारा ये कैंपेन लॉन्च किया गया। बेसिकली स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो भी हमारे युवा हैं उनको। ठीक, और अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स की बात करें तो इसके यूनियन मिनिस्टर कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर जी। इनके पास एक और मंत्रालय है, उसका भी नाम याद रखना है, कौन सा है वो, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, तो ये कैंपेन है मेरा युवा भारत कैंपेन, ठीक है, या फिर माय यूथ भारत कैंपेन। आगे बढ़ा जाए। Recently, Uttar Pradesh government renamed which among the following airports as महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कर दिया है? तो आपको बताना है कि जो जो उत्तर प्रदेश सरकार है, राज्य सरकार है, उसने अपने एक एयरपोर्ट को, उसका मतलब नाम बदला है और नाम बदलकर रख दिया है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। तो मतलब जो नया नाम है उस एयरपोर्ट का क्या है, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। बताना है किस एयरपोर्ट का नाम बदला गया है और ये नाम रखा गया है। ऑप्शन देखो, हरिद्वार एयरपोर्ट है, वाराणसी एयरपोर्ट है, अयोध्या एयरपोर्ट है, प्रयागराज एयरपोर्ट है। तो जो अयोध्या एयरपोर्ट है उसका नया नाम क्या है, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, याद रखना है। ठीक, एक चीज और याद रखनी है कि जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है उसने जो रेलवे स्टेशन है अयोध्या जंक्शन जो था
उसका नाम भी बदल दिया है और उसका नाम क्या हो गया है? अयोध्या धाम। ठीक, तो ये भी याद रखना है। अब ये नाम नहीं है, जंक्शन नहीं है, क्या है? अयोध्या धाम है। रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल दिया है, ठीक, और एयरपोर्ट का भी नाम बदल दिया है। किस राज्य सरकार द्वारा? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च्ड मिशन दक्ष टू एड वीक स्टूडेंट्स? हाल ही में किस राज्य ने कमजोर छात्रों की सहायता के लिए मिशन दक्ष शुरू किया है? तो बताओ ये किस राज्य ने मिशन दक्ष की शुरुआत की है? उद्देश्य क्या है? जो कमजोर छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको अच्छा करना या उनको हेल्प करना। ठीक है, कैसे? अब स्टूडेंट्स की मदद कैसे की जा सकती है? उनको और अच्छा पढ़ने लिखने का साधन देकर, कोचिंग्स देकर, एक्स्ट्रा टाइम में, ठीक है, इस तरह से। तो जो मिशन दक्ष है, ये बिहार गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया, बिहार स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मिशन दक्ष लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? थर्ड क्लास से लेकर एट्थ क्लास तक के जो भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है, लगभग 25 लाख बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको इस तरह से मिशन दक्ष के थ्रू अलग से मतलब शिक्षा दी जाएगी या मदद की जाएगी शिक्षा में, जैसे एक्स्ट्रा टाइम में कोचिंग देकर, इस तरह से। ठीक है, एक चीज और याद रखना है कि दक्ष का फुल फॉर्म भी याद रखना है। दक्ष का मतलब है डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल। ठीक है, दक्ष का मतलब क्या है? डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल। ठीक है, बिहार गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया मिशन दक्ष। रिसेंटली बातेश्वर इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सर्विस वाज इनॉग्रेटेड इन दिस स्टेट? हाल ही में बातेश्वर की अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किस राज्य ने किया था? तो बातेश्वर की अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन हुआ है, बताना है किस राज्य में। अगर आपको पता हो कि बातेश्वर कहां पे है, तो हो सकता है आप बता भी ले जाओ। ऑप्शन देखो, उत्तराखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। तो ये जो बातेश्वर की अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है, ये शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में। और ये बातेश्वर है, ये एक विलेज है, कहां पर? आगरा में। ठीक, और एक चीज और याद रखनी है, ये उत्तर प्रदेश की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा होगी। ठीक है, इससे पहले अभी तक उत्तर प्रदेश में इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सर्विस नहीं थी। ठीक है, शुरुआत ही इसी से हुई है। और जो पहली यात्रा होगी वो कहां से कहां तक की होगी? बातेश्वर, जो कि आगरा में है, यहां से लेकर मथुरा तक की पहली जो होगी सर्विस, वो मतलब इसका उद्घाटन इस आ, आपकी सर्विस से होगा। ठीक है, जो उड़ान होगी पहली, आगरा से लेकर मथुरा तक की होगी। ठीक है, तो याद रखना है उत्तर प्रदेश, और यहाँ की पहली इंटर डिस्ट्रिक्ट चॉपर सर्विस है, ये दिसंबर 2024 में लॉन्च की गई। विच स्टेट लॉन्च्ड प्रजापालन प्रोग्राम टू एड्रेस सिटीजंस नीड? तो किस राज्य ने नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया है? तो प्रजापालन नामक एक कार्यक्रम है, किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, ये बताना है। यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि किस लिए है, कि जो भी हमारे नागरिक हैं उनकी क्या जरूरतें हैं, क्या दिक्कतें हैं, उनको सुन के उन पर काम करना, उनको ठीक करना। ठीक है, नाम क्या है? प्रजापालन प्रोग्राम। शुरू किया गया है, जहां के अभी सीएम बने थे, अभी दिसंबर में ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज सीएम उस स्टेट का। इनका नाम है रेवनाथ रेड्डी। अब बताओ कहाँ के नए सीएम बन चुके हैं रेवनाथ रेड्डी? अभी हमने लास्ट वाले सेशन में ही पढ़ा था, तो पता होना चाहिए। ठीक है, तेलंगाना के नए सीएम कौन बने थे? रेवनाथ रेड्डी जी। ठीक, और तेलंगाना में ये प्रजापालन प्रोग्राम शुरू किया गया है, नाम याद रखना है। रिसेंटली जल शक्ति मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज जल इतिहास उत्सव इन विच स्टेट और यूटी? हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जल इतिहास इतिहास उत्सव का आयोजन किया है? तो जो जल इतिहास उत्सव है, कहाँ पे आयोजित किया गया है, किस स्टेट या फिर यूटी में? यहाँ पे एक फोटो बनी हुई है और यहाँ पे लिखा है शमशी तालाब जहाज महल। अगर आपको पता हो कि जहाज महल कहाँ पे है, तो शायद आप आंसर बता ले जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर नहीं पता है तो जहाज महल है न्यू दिल्ली में। ठीक है, जहां पर ये जल इतिहास उत्सव मनाया गया,
बेसिकली उद्देश्य यही था कि कैसे हम वाटर कंजर्वेशन को अच्छा करें, ठीक है, जागरूकता फैलानी थी पानी को संरक्षित रखने के लिए। ये जो जो भी उत्सव मनाया गया है वो मेन थीम यही था, ठीक। किसने ऑर्गेनाइज किया है? जल शक्ति मिनिस्ट्री ने। कब ये मिनिस्ट्री बनी है? 2019 में ही ये जल शक्ति मिनिस्ट्री बनी थी। और इसके यूनियन मिनिस्टर कौन है? तो वो है गजेंद्र सिंह शेखावत जी। ये भी याद रखना है, ठीक। जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी, ठीक है। 2019 में ये मिनिस्ट्री बनी थी। जल इतिहास उत्सव न्यू दिल्ली, कहां पे? जहाज महल में, मतलब ऑर्गेनाइज किया गया था। रिसेंटली माटी कला महोत्सव वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी इन दिसंबर 2023। तो हाल ही में दिसंबर 2023 में किस शहर में माटी कला महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो जो माटी कला महोत्सव है बताना है कहां पर इसका आयोजन किया गया दिसंबर 2023 में। पिक्चर यहां पर देखोगे तो यहां पे लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो, अहमदाबाद गुजरात। तो ये जो माटी कला महोत्सव है, अगर स्टेट की बात करें तो गुजरात में आयोजित हुआ था, और अगर सिटी की बात करें तो अहमदाबाद में हुआ था, ठीक। दोनों ही चीजें याद रखनी, अहमदाबाद, और स्टेट की बात करें तो गुजरात। माटी कला महोत्सव। नेक्स्ट है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्लस इन स्टेट। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किस राज्य में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों प्लस का आधारशिला रखी है? तो नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्लस का फाउंडेशन स्टोन रखा गया किसके द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा, ठीक। बताना है कहां पर। तो जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, आधारशिला रखी गई है, ऑप्शंस देख लो। नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्लस की ये रखी गई है उड़ीसा में, ठीक है। किसके द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा। कौन है ये? यूनियन मिनिस्टर हैं किसके? एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक। राइटिंग अगर ना समझ आ रही हो तो बोल तो रहे, सुन लेना। धर्मेंद्र प्रधान जी ने रखी है इसकी आधारशिला नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की प्लस की, कहां पर? उड़ीसा में। अगला है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनॉग्रेटेड कृष्ण वेनी संगीता नीरज नम म्यूजिक फेस्टिवल इन स्टेट। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने किस राज्य में कृष्णवेणी संगीता नीरज नम संगीत समारोह का उद्घाटन किया है? तो निर्मला सीतारमन जी, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने इस म्यूजिक फेस्टिवल का उद्घाटन किस स्टेट में किया ये बताना है। तो ये म्यूजिक फेस्टिवल उद्घाटन किया गया कहां पर? विजयवाड़ा में। अब ऑप्शंस देख के बताओ कि विजयवाड़ा कहां पे है। तमिलनाडु है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है। तो आंध्र प्रदेश में है विजयवाड़ा, जहां पर ये म्यूजिक फेस्टिवल मनाया गया। आगे बढ़ा जाए। विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द पाथ मित्रों ऐप। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने पाथ मित्रों ऐप लॉन्च किया है? तो जो मोबाइल एप्लीकेशन है पाथ मित्रों, जिसको हम प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बताना है किस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। तो अगर हम इस ऐप के बारे में थोड़ा सा जाने तो हमें पता चल जाएगा, ठीक। तो मिनिस्ट्री बताने से पहले ये जान लो कि जो पाथ मित्रों ऐप है, ये बनाया गया है बेसिकली जूट फार्मर्स के लिए, जो जूट की खेती करते हैं उनके लिए बनाया गया है, उन किसानों के लिए बनाया गया है, ठीक। तो आइडिया लग गया होगा। ऑप्शंस देखो, साइंस हो नहीं सकता, एनवायरमेंट हो नहीं सकता, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से भी जूट का लेना देना नहीं है, टेक्सटाइल से लेना देना है, ठीक। तो जो पाट मित्रों ऐप है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक। और इसके मिनिस्टर कौन है? यूनियन मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। ये भी याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के, ठीक। इस ऐप के थ्रू जो भी जूट फार्मर्स है, जो जूट की खेती करते हैं, वो अपना एमएसपी की जो भी जानकारी है ले पाएंगे, और जो भी एग्रीकल्चर की, जो जूट एग्रीकल्चर की जानकारी है, वो इस ऐप के थ्रू ले पाएंगे, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा लॉन्च किया गया है पाथ मित्रों, किसके लिए? जूट फार्मर्स के लिए।
रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग वाज कन्फर्ड विद भूटान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था? तो बताओ भाई, भूटान का जो अवार्ड है नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, एक राष्ट्रीय सम्मान है, भूटान का है, किससे इसको सम्मानित किया गया? ये है इनकी तस्वीर और ये है पूनम खेत्रपाल सिंह। ठीक, भूटान का ये नेशनल अवार्ड है, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, जिससे इनको सम्मानित किया गया। नाम क्या है? पूनम खेत्रपाल सिंह। और ये है इनकी तस्वीर। रिसेंटली हु वाज कन्फर्ड विद नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, अ फ्रेंच ऑनर। तो हाल ही में किसे नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, एक फ्रांसीसी सम्मान से सम्मानित किया गया था अभी दिसंबर 2022 में? तो ये जो फ्रेंच ऑनर है जिसका नाम है नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, बताओ इनमें से कौन सम्मानित हुआ इससे? आशिया सत्तर है, पूनम खेत्रपाल सिंह है, इनको तो भूटान का भी मिल गया, देख ही लिया लास्ट वाले क्वेश्चन में। ठीक, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। इप्सिता कौर है तो ये तो हो नहीं सकती, पूनम माथुर है, ये तीन बचे हैं। तो इन तीन में से अर्शिया सत्तर जी हैं आंसर, जिनको ये अवार्ड मिला है, फ्रेंच ऑनर मिला है, जिसका नाम है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। अगला है रिसेंटली हु वाज कन्फर्ड विद नाइलोम नाइहोम प्राइज। नाइलोम नहीं पढ़ेंगे, नाइहोम प्राइज पढ़ेंगे। ठीक है, हाल ही में किसे न्योम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या किया गया था? तो ये है इनकी तस्वीर, जिनको सम्मानित किया गया है या फिर नवाजा गया है, किससे? नायोम प्राइज से। और इनका नाम यहाँ पे लिखा ही हुआ है, सविता लड़ागे। ठीक, तो सविता जी को सम्मानित किया गया है न्योम प्राइज से। ठीक, अगर इसकी बात करें तो ये किससे संबंधित है? यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है न्योम प्राइज फॉर एजुकेशन। तो एजुकेशन से संबंधित है ये प्राइज। किस कंट्री द्वारा दिया गया है? तो यूके द्वारा दिया जाता है। एजुकेशन में भी अगर सब्जेक्ट की बात करें तो केमिस्ट्री में योगदान के लिए दिया गया है। ये भी याद रखना है। न्योम प्राइज, सविता लड़ागे। Which among the following film won Golden Bengal Tiger Award at 29th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? तो निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 29वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन बंगाल टाइगर पुरस्कार जीता है? तो ये जो गोल्डन बंगाल टाइगर पुरस्कार है या फिर अवार्ड है, ये मिलता है बेस्ट फिल्म के लिए। ठीक है, बताना है किस फिल्म ने इस अवार्ड को जीता है, कहां पर? 29वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ऑप्शन देख लो, चिल्ड्रन ऑफ नोबडी है, कांतारा है, आरआर है, द व्हेल है। यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है, आंसर पता चल गया होगा, चिल्ड्रन ऑफ नोबडी। इस फिल्म ने जीता है गोल्डन बंगाल टाइगर अवार्ड। और याद रखना है कि ये इजरायली फिल्म है। ठीक, इंडियन फिल्म नहीं है, इजराइल की ये मूवी है, डायरेक्टेड बाय इरेस टेडमोर, या फिर अ फिल्म बाय एरेस टेडमोर। ठीक, चिल्ड्रन ऑफ नोबडी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज कन्फर्ड विद पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट अजंता अलोरा फिल्म फेस्टिवल? निम्नलिखित में से किसे अजंता अलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पणी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जो पद्म पणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, किसको नवाजा गया है इससे, कहां पर? अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में। ये है इनकी तस्वीर, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीते हैं पद्म पणी, और ये हैं जावेद अख्तर जी। ठीक है, नेक्स्ट रिसेंटली हु वन द 35th जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड? हाल ही में 35वां जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार किसने जीता है? ये जो जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड है, ये दिया जाता है बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ केरला को। ठीक, बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द केरला को दिया गया है 35वां जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड। और ये हैं वो स्पोर्ट्समैन, ये इनकी तस्वीर, और ये हैं एम श्री शंकर। ठीक, केरला को बिलोंग करते हैं ये, और किस खेल से संबंध रखते हैं? तो लॉन्ग जंप से रखते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक, ठीक है।
आंसर क्या है? एम श्रीशंकर 35वां जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड, बेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ केरला, लॉन्ग जंप से संबंध रखते हैं। Who won the 2023 इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन बाय यूएस गवर्नमेंट? अमेरिकी सरकार द्वारा 2023 अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन किसने जीता है? तो भ्रष्टाचार कम करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है, किसके द्वारा? अमेरिकी सरकार द्वारा। किसे, ये बताना है इनमें से। ऑप्शन देखो, शिशिर तिवारी है, प्रतीक है, निखिल डे है, नितेश सागर जी। ये है इनकी तस्वीर और ये है निखिल डे, जो कि काम करते हैं इस फाउंडेशन में, मजदूर किसान शक्ति संगठन। ठीक, MKSS से भी याद रख सकते हो, मजदूर किसान शक्ति संगठन। ठीक है, निखिल डे है, यूएस गवर्नमेंट द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन। रिसेंटली विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड एडवांस रॉकेट सिस्टम नेम्ड फतेह 2? तो हाल ही में किस देश ने फतेह 2 नामक उन्नत रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो फतेह 2 नामक एक जो एडवांस रॉकेट सिस्टम है, इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है। ऑप्शन देख लो, कोई आइडिया हो तो लगा लो। वैसे पाकिस्तान आंसर है, फतेह 2, फतेह 2 पाकिस्तान। Recently, Reliance Jio announced to launch Bharat GPT program in collaboration with which IIT? तो हाल ही में रिलायंस जियो ने किस IIT के सहयोग से भारत जीपीटी कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो भारत जीपीटी प्रोग्राम है, ये किसने लॉन्च किया है? तो याद रखना है कि रिलायंस जियो ने लॉन्च किया है इसको। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि किस आईआईटी के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिसका नाम है भारत जीपीटी प्रोग्राम। रिलायंस जियो ने आईआईटी, यहाँ पे अगर देखोगे लोगो बना हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। ठीक, तो आईआईटी बॉम्बे और रिलायंस जियो मिलकर भारत जीपीटी प्रोग्राम लॉन्च किया। ठीक, याद रखना है आईआईटी बॉम्बे और रिलायंस जियो, भारत जीपीटी प्रोग्राम। रिसेंटली विच अमंग द फॉलोइंग लॉन्च्ड अ चिप नेम्ड कॉन्डोर? हाल ही में निम्नलिखित में से किसने कॉन्डोर नामक एक चिप लॉन्च की है? तो जो कॉन्डोर नाम की चिप है, ये यहाँ पे इस तरह से इसकी फोटो भी है, यहाँ पे लिखा हुआ IBM क्वांटम। तो ऑप्शन देखोगे तुरंत पता चल जाएगा, IBM एक अमेरिकन कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर बनाती है और हार्डवेयर बनाती है मेजरली, और सॉफ्टवेयर भी बनाती है। ठीक, जैसे चिप्स हो गया, ये जो ये चिप है, ये हार्डवेयर ही तो है ना, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही बनाती है ये IBM। अगर इसे फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक, लिख भी देते हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। कॉन्डोर चिप लॉन्च की गई है। रिसेंटली विच अमंग द फॉलोइंग लॉन्च्ड जेमिनी AI मॉडल? तो हाल ही में निम्नलिखित में से किसने जेमिनी AI मॉडल लॉन्च किया है? तो ये जेमिनी AI मॉडल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, जेमिनी नाम का, किसने लॉन्च किया? IBM ने, मेटा ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, गूगल ने। तो G फॉर जेमिनी एंड G फॉर गूगल। ठीक, यहाँ पिक्चर से भी समझ आ रहा होगा, गूगल इंट्रोड्यूसिंग जेमिनी। ठीक, AI मॉडल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, जेमिनी नाम का। Recently, AI Alliance was launched by Meta and which among the following? तो जो AI Alliance है, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मेटा ने किसके साथ इसको लॉन्च किया है? क्वेश्चन सीधा सीधा ये है। मेटा, जिसको हम पहले फेसबुक बोलते थे। ठीक, तो जो आर्टिफिशियल अलायंस हुई है, ये किसके किसके बीच में हुई है? मेटा और IBM के बीच में हुई है। ठीक है, याद रखना है AI Alliance, मेटा प्लस IBM। Recently, who won the 4th AI Llobregat ओपन हेल्ड इन स्पेन? हाल ही में स्पेन में आयोजित चौथा एल लोब्रेगेट ओपन किसने जीता है? तो एक चेस इवेंट है, चौथा संस्करण था। ठीक, इस चेस इवेंट का जिसका नाम है एल लोब्रेगेट, स्पेन में हुआ है, और जीता कौन है इसको? SL नारायण जीते हैं। ठीक है, भारतीय खिलाड़ी हैं SL नारायण,
इन्होंने जीता है ये चेस इवेंट, स्पेन में हुआ था। एसएल नारायण। Which among the following was conferred with National Energy Conservation Award 2023 by President मुर्मू? निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति मुर्मू जी द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? तो बताना है, ऑप्शंस देख लो। इनमें से किस इलेक्ट्रिकल कंपनी को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला है? किसके द्वारा? राष्ट्रपति मुर्मू जी द्वारा। ठीक, इंपॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो कंपनी के नाम देखो, हेवल्स है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स है, भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। यहाँ फोटो देखोगे तो यहाँ पे लिखा है क्रॉम्पटन, और ये मुर्मू जी सम्मानित भी कर रही हैं। ठीक है, तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स को मिला है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 14 दिसंबर को। शायद इसी के उपलक्ष्य में ये नेशनल अवार्ड दिया गया इस कंपनी को। ठीक है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स को नेशनल अवार्ड है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली शेन डॉर्विच अनाउंस्ड रिटायरमेंट एंड ही बिलोंग टू विच क्रिकेट टीम? हाल ही में शेन डॉर्विच ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है और वह किस क्रिकेट टीम से संबंधित थे? तो ये है शेन डॉर्विच की फोटो, और यहां से लोगों से आप समझ गए हो कि ये हैं वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी जिन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। शेन डॉर्विच। रिसेंटली व्हाइट लंग सिंड्रोम आउटब्रेक वाज रिपोर्टेड इन विच कंट्री? तो हाल ही में व्हाइट लंग सिंड्रोम का प्रकोप किस देश में रिपोर्ट किया गया था? तो जो व्हाइट लंग सिंड्रोम है, कि जो बीमारी है किससे संबंधित है? लंग से संबंधित है। तो व्हाइट लंग सिंड्रोम है, ये यूएस में भी रिपोर्ट किया गया दिसंबर 2023 में। ठीक, आगे बढ़ा जाए, इसके बाद शायद लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ, रिसेंटली वॉल्केनिक इरप्शन ऑफ माउंट मेरापी वाज रिपोर्टेड इन विच कंट्री? तो अभी हाल ही में माउंट मेरापी के वाष्पिक विस्फोट की सूचना किस देश में दी गई थी? तो अभी एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है माउंट मेरापी में, बताना है ये कहां पर है। तो माउंट मेरापी है इंडोनेशिया में, जहां पे ये वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। तो ये थे हमारे बचे हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दिसंबर के, कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम जनवरी में नए साल की शुरुआत करेंगे नए प्रश्नों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए तैयारी जारी रखें, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। ठीक है, तो रिवीजन में रखिए करंट अफेयर्स, और बाकी भी कुछ नया है लाने वाले हैं, उसके बारे में अनाउंसमेंट करेंगे जल्दी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।